हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का। सबको कवर करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स में, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस है ये सब। पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इम्प्यूरिटी क्या है? इम्प्यूरिटी आर अनवांटेड केमिकल और सब्सटेंस दैट रिमेन्स विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और डेवलप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। मीन जो इम्प्यूरिटी है, जो अशुद्धि है, जो हमारी मेन एपीआई में आ जाती है या फिर ये डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर उसको स्टोर करते हैं या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये जो अशुद्धियाँ है, जो अनवांटेड केमिकल्स है, इम्प्यूरिटी है, हमारी मेडिसिन में आ ही जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी इन ड्रग्स। मीन जो कोई भी 2 सोर्सेज बताने हैं जहाँ से हमारी इम्प्यूरिटी हमारी ड्रग्स में आ जाती है। तो पहला होता है रॉ मटेरियल। मीन जब हम रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसमें हमारी अनवांटेड केमिकल्स होंगे, शुद्धियाँ होगी, तो वो हमारी मेडिसिन में आई जाएंगी। या फिर दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन जब हम मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके दौरान हमारी इम्प्यूरिटी आ जाती है। तो ये 2 सोर्सेज है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा राइट द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। मीन जब हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल है वो हमें लिखना है। तो ये है द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस विद सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म ए वाइट टर्बिडिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर इसका जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो क्लोराइड है हमारे सैंपल में, तो वो कितना है उसका अमाउंट हमें निकालने के लिए, उसका अमाउंट हमें पता लगाने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट क्या है? तो हमारे जो आयंस है उसका पता लगाने के लिए हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे इसके अंदर हमने किया है क्लोराइड इज द बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ क्लोराइड आयन। मीन्स कोई हमारा सैंपल है, उसके अंदर क्लोराइड के आयन है, जब हम इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वाइट टर्बिडिटी बनती है। मीन्स जो सिल्वर क्लोराइड के मीन जब सिल्वर नाइट्रेट से क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं तो ये बनते हैं सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है, जो कि एक वाइट टर्बिडिटी होती है जब हम, और जितने ज़्यादा क्लोरीन के आयन हो गए उसके अंदर सैंपल के अंदर, तो उतनी ही ज़्यादा टर्बिडिटी होगी ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच इज़ कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड। सो हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा उससे हम ये जो हमारा जो सैंपल है, जो टर्बिडिटी है, और हमारा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो इन दोनों की कंपेयर कराएंगे। अगर टर्बिडिटी हमारे स्टैंडर्ड से कम होगी तो हमारा जो सैंपल्स होगा सॉल्यूशन का, तो वो पास हो जाएगा, और इससे ज़्यादा होगी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो जो हमारा सैंपल है वो फेल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारी रिएक्शन जो क्लोराइड की जो आयंस है उसकी रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो हमारा बनता है सिल्वर क्लोराइड के प्रिसिपिटेट बनते हैं। तो ये सिल्वर क्लोराइड के जो प्रिसिपिटेट है हमारे, तो ये टर्बिडिटी शो करते हैं, धुंधलापन शो करते हैं। तो इसकी अगर जो धुंधलापन है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा है, तो जो हमारा ये सैंपल है ये फेल हो जाएगा। और इसकी टर्बिडिटी अगर कम है या फिर उसके बराबर है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है, जो हमारा सैंपल है, वो पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सॉल्यूशन है। एक है हमारा सैंपल सॉल्यूशन और एक है स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर जो क्लोरीन के आयंस है वो एक लिमिट में है। एक सैंपल सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमें जो है क्लोरीन के आयन पता लगाने कितने हैं, और एक है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसके अंदर जो क्लोरीन के आयंस है वो एक लिमिट में है। तो ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। और जब हम इसके जो सैंपल है, जो हमने कराया था क्लोराइड के जो सैंपल्स है, इसकी रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट से कराई थी, तो वो प्रिसिपिटेट बने सिल्वर क्लोराइड के। तो जितने ज़्यादा क्लोरीन के आयन होंगे उतनी ही ज़्यादा टर्बिडिटी होगी, उतने ही ज़्यादा प्रिसिपिटेट बनेंगे, उतने ज़्यादा हमारा जो है सॉल्यूशन धुंधला होगा। तो जितना ज़्यादा धुंधला होगा उतने ज़्यादा इसके अंदर क्लोरीन के आयंस है। और इसकी कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कराएंगे। तो अगर जो इसकी धुंधलापन है वो इससे ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो जो हमारा सैंपल है वो फेल हो जाएगा। और अगर इसका जो धुंधलापन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बराबर हो
क्या तो बराबर हो से कम हो, तो हमारा जो सैंपल है वो पास हो जाएगा। तो यही है लिमिट है जिसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन बनता है हमारा, नेम टू हैवी मेटल टेस्टेड इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। मीन जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो हम टेस्ट करते हैं, जो हैवी मेटल्स आते हैं, जो हमारी इम्प्योरिटी है वो कैसे है उसका टेस्ट करते हैं। तो जो मेन जो है हमारे हैवी मेटल्स वो है लेड और आर्सेनिक। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन बनता है, डिफाइन बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी क्या है? बफर कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट अ चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। मीन जो बफर सॉल्यूशन है, बफर कैपेसिटी क्या है? बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी वो है जब भी हम उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं तो उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आते। तो यही एक कैपेसिटी है बफर सॉल्यूशन की। फिर हमारा छठा क्वेश्चन बनता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर। मीन जो फार्मास्यूटिकल बफर है उसका कोई भी एक एग्जाम्पल देना है। जैसे हमने लिखे है एसीटेट बफर या फिर फॉस्फेट बफर, तो ये फार्मास्यूटिकल बफर होते हैं। सातवां क्वेश्चन बनता है हमारा, नेम एनी टू मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मीन्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे सेल के अंदर नहीं होते, सेल के बाहर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा में होते हैं, जैसे सोडियम या फिर क्लोराइड। तो ये जो सोडियम और क्लोराइड है ये हमारे मेजर इलेक्ट्रोसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि मेन रोल प्ले करते हैं। और फिर आठवां क्वेश्चन बनता है, राइट वन फंक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन द बॉडी। तो इसका हमें कोई भी एक फंक्शन लिखना है पोटेशियम क्लोराइड का, जो इसके आयन बनते हैं पोटेशियम और क्लोराइड। तो इसका जो है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसे मेंटेन करते हैं ये, और इसेंशियल होते हैं फॉर नर्व्स एंड मसल फंक्शन। मीन जो नर्व्स इम्पल्स जो है उसका ट्रांसमिशन के लिए या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये इसेंशियल होते हैं। फिर नवा क्वेश्चन बनता है हमारा, राइट टू आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटासिड। एंटासिड की कोई भी हमें आइडियल प्रॉपर्टीज बतानी है जो हमारे एंटासिड होते हैं, जो एसिड को रिड्यूस करते हैं, हमारे गैस्ट्रिक एसिड को। तो पहला होता है, शुड न्यूट्रलाइज एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड इफेक्टली। वो ये जो न्यूट्रलाइज मीन जो हमारे जो एंटासिड है वो पूरी तरह से एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करे। मीन जो हमारा जितना भी एसिड बन रहा है वो सबको न्यूट्रलाइज करे। और दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टीज है, शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। मीन जो हमारे एंटासिड है वो कॉन्स्टिपेशन ना करे और ना ही डायरिया करे, तो ऐसे होने चाहिए। सो 10वां क्वेश्चन बनता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड। सो ये क्या होता है? सिस्टमेटिक एंटासिड वो होते हैं जो कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो नॉन सिस्टमेटिक होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते, वो हमारे पेट के अंदर ही रिएक्शन करते हैं। तो सिस्टमेटिक की अगर बात करें तो ये होता है हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट, और नॉन सिस्टमेटिक होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 11वां क्वेश्चन बनता है, नेम टू कैथार्टिक्स यूज इन फार्मेसी। सो फार्मेसी के अंदर कोई भी जो दो कैथार्टिक्स यूज होते हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। कैथार्टिक्स क्या होते हैं? कैथार्टिक्स वो मेडिसिन होती है जो कॉन्स्टिपेशन में यूज की जाती है। मीन्स जब कब्ज हो जाती है तो कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। जैसे पहला है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा है सोडियम सल्फेट। फिर 12वां क्वेश्चन बनता है, राइट वन मेडिसिनल यूज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। सो इसका कोई भी एक यूज लिखना है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। सो ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होती है और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी। एंटीसेप्टिक क्या होती है? जब हमारे चोट लग जाती है तो घाव होते हैं तो ये स्किन पे यूज की जाती है एंटीसेप्टिक, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मारने के लिए। और जो डिसइंफेक्टेंट है वो नॉन लिविंग थिंग्स पे यूज होती है, जैसे फ्लोर को साफ करने में या फिर टेबल मेज कुर्सी को साफ करने के लिए, माइक्रोब्स को मारने के लिए। तो ये डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं। 13वां क्वेश्चन बनता है, राइट नेम टू हिमेटेनिक्स एजेंट। हिमेटेनिक्स क्या होते हैं? हिमेटेनिक्स वो होते हैं जो कि ब्लड को, हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। मीन्स खून की जब कमी हो जाती है, जब एनीमिया हो जाता है तो हिमेटेनिक्स का यूज करते हैं ताकि जो हमारा खून है वो बढ़े, जो हमारी आरबीसी है या फिर हीमोग्लोबिन है। तो उसके लिए दो हिमेटेनिक्स एजेंट का हमें नाम लिखना है। जैसे हम यूज करते हैं फेरस सल्फेट या फिर फोलिक एसिड।
14वां क्वेश्चन बनता है राइट वन मेडिसिनल यूज ऑफ फेरस सल्फेट। सो फेरस सल्फेट का कोई भी एक मेडिसिनल यूज लिखना है। जो फेरस सल्फेट है वो एज ए मेडिसिन कैसे यूज होती है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मीन जब आयरन की डिफिशियंसी होती है हमारी ब्लड में तो उसे हम हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, जिसे हम एनीमिया भी बोलते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं फेरस सल्फेट। 15 क्वेश्चन बनता है हमारा गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एस्टिक्सेंट। सो एस्टिक्सेंट क्या होता है, जब हमारे कट लग जाता है तो हमारी ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम एस्टिक्सेंट का यूज़ करते हैं, जैसे जिंक सल्फेट और एलम। तो इनका यूज़ करते हैं जब हमारे कट लग जाता है, हमारी ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे जिंक सल्फेट हुआ या फिर एलम हुआ। और एलम को हम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं। 16वां क्वेश्चन बनता है हमारा राइट वन मेडिसिनल यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मीन जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है उसका कोई भी एक मेडिसिनल यूज लिखना है। तो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्री आयोडीन डेफिशिएंसी। मीन्स गोइट्री एक हमारी बीमारी होती है जिसे हम गठिया भी बोलते हैं। हमारी थायराइड ग्लैंड्स है उसका बढ़ जाना, तो एक गाढ़ बन जाना गले में। तो जब हमारी ये गाढ़ बन जाती है तो ये बड़ी होती रहती है, तो जिसे हम गोइट्री बोलते हैं। तो इसके लिए कब होती है, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। मीन्स जब हम आयोडीन एक प्रॉपर मात्रा में नहीं खाते तो आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गोइट्री होती है। तो इसके लिए हम इसके यूज़ के लिए हम पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं। तो 17वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन रेडियो आइसोटॉप। सो रेडियो आइसोटॉप्स क्या है? रेडियो आइसोटॉप्स आर आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। सो ये एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं डेट एमिट रेडिएशन, जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ देयर न्यूक्लाई। जब उनका न्यूक्लाई अनस्टेबल हो जाता है तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं। 18वां क्वेश्चन बनता है राइट वन फार्मास्यूटिकल यूज। राइट वन फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ सोडियम आयोडाइड। सो सोडियम आयोडाइड का कोई भी एक फार्मास्यूटिकल यूज लिखना है हमें। सो यूज एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन के यूज के लिए भी एज अ सोर्स के लिए भी हम यूज करते हैं। एंड एज यूज एक्सपेक्टोरेंट। सो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जब हमें बलगम वाली खांसी होती है तो हम एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप पीते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो बलगम जम जाता है उसे ढीला कर देता है ये एक्सपेक्टोरेंट और बाहर निकालता है खांसी के द्वारा। फिर 19वां क्वेश्चन बनता है नेम द टाइप्स ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन रेडियो एक्टिविटी। मीन जो हमने रेडियो आइसोटॉप देखे थे जो कि रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी रेडिएशन इमिट करते हैं, जैसे अल्फा हुई, बीटा, गामा। ये जो रेडिएशन है ये इस टाइप की जो रेडिएशन होती है अल्फा, बीटा, गामा, तो ये इमिट करते हैं जो हमारे रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। सो 20वां क्वेश्चन बनता है हमारा डिफाइन हाफ लाइफ इन रिलेशन टू आइसोटॉप्स। सो हाफ लाइफ क्या है, तो जो हमारे रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं वो अपनी आधी एनर्जी कितने टाइम में खो देते हैं, तो उसे ही हम हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई आइसोटॉप्स है, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन है, तो ये हमारे पास 100 ग्राम है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 8 दिन है। मीन्स जो हमारा आयोडीन है वो 8 दिन में अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट कर लेगा। मीन्स आधा ख़त्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 100 ग्राम हमारे पास है, तो ये 8 दिन बाद जो 50 ग्राम बचेगा। तो ये जो रेडिएशन अपनी इमिट कर रहा है, तो रेडिएशन निकाल रहा है आइसोटॉप्स आयोडीन, तो ये 8 दिन बाद 50 ग्राम बचेगा और फिर अगले 8 दिन में ये 25 ग्राम बचेगा। तो ये धीरे धीरे अपने आप को नष्ट कर लेगा। तो इसे ही आइसोटॉप्स बोलते हैं और इसे ही हाफ लाइफ बोलते हैं। मीन्स हमारा जो आइसोटॉप्स है वो कितने टाइम में मीन्स अपना आधा ख़त्म कर लेगा, अपने आप को आधा नष्ट कर लेगा, तो उसे ही हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे हमारा आयोडीन है वो 8 दिन में अपना हाफ लाइफ कंप्लीट कर लेगा, मीन्स 50 ग्राम बचेगा। और फिर वो ही होते हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, जो इनकी हाफ लाइफ होती है। मीन्स अपना आधा वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे अपनी हाफ लाइफ, तो उसे ही हाफ लाइफ बोलते हैं। तो यही थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में, और यही बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पास कराने में। तो इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते।